मिस्टर सोनू हैं, वो एक जनरल स्टोर चलाते हैं और उन्होंने जिससे ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, उनके जो ओनर हैं उनको वो 700 रुपीज़ पर मंथ किराया चुकाते हैं। ठीक है, किसी बिल्डिंग में यहाँ पर वो जनरल स्टोर चलाते हैं मिस्टर सोनू। अब जो उनके लैंडलॉर्ड हैं, हिज लैंडलॉर्ड टू होम ही पे ₹700 पर मंथ एज रेंट इज इंटरेस्टेड टू परचेज हिज बिजनेस। जो बिजनेस अभी यहाँ पर मिस्टर सोनू यहाँ पर चला रहे हैं, वो बिजनेस उनके जो लैंडलॉर्ड हैं, उनके जो मकान मालिक हैं, वो परचेस करना चाहते हैं। तो जिस समय बिजनेस को परचेस करने का उन्होंने सोचा, तो उस समय गुडविल का कैलकुलेशन उनको करना है। For the purpose of the goodwill agreed to be valued at 3 years purchase of future maintainable profit। अब गुडविल का जो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, गुडविल का जो यहाँ पर वैल्यूएशन होगा, वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को 3 इयर्स परचेज मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके होगा। मतलब हमें यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब 4 सालों के प्रॉफिट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो एक बार हम प्रॉफिट देख लेते हैं। 2011 2011 10-11 का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपए है। उसके बाद में यहाँ पर 11-12 का प्रॉफिट है 1,04,000, 12-13 का प्रॉफिट है 1,20,000 एंड 13-14 का प्रॉफिट है 1,50,000। 4 साल के प्रॉफिट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पर 4 इंफॉर्मेशन है, वो हमको यहाँ पर समझनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, 1 दिसंबर 2010, 1 दिसंबर 2010 को उन्होंने एक प्लांट परचेज किया था और वो प्लांट था 30,000 रुपए का। उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 30,000। और जब उन्होंने ये प्लांट परचेज किया था तो उसको असेट नहीं मान करके एक्सपेंडिचर मान लिया, ट्रीटेड इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके उन्होंने इस 30,000 के अमाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है हमको यहाँ पर? दिसंबर 2010 मतलब एक ईयर है, उस ईयर में इन्होंने एक प्लांट, एक असेट को परचेज किया था और उसको असेट नहीं मान करके उसका जो अकाउंटिंग इन्होंने किया वो क्या कर दिया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? उसको प्रॉफिट में डेबिट करते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। यदि कोई कंपनी असेट परचेस करती है, कंपनी ने किसी असेट को परचेस किया, तो उसके ऊपर वो 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। एक इंफॉर्मेशन है। 2011-12 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब इन्होंने स्टॉक का जो वैल्यूएशन करना चाहिए था उसके कंपैरिजन में इन्होंने क्या कर रखा है, 12,000 से वो स्टॉक बढ़ा के बता रखा है, ओवर वैल्यूड। ठीक है, इसको भी हमको यहाँ पर समझना है। पॉइंट नंबर 4 है, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 शुड बी मेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो हमको 24,000 रुपये का एक खर्चा यहाँ पर रिकॉर्ड करना है मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से। अब इन चारों पॉइंट को हमको यहाँ पर कंसिडर करना है और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का पता लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 साल के प्रॉफिट हैं, ठीक है, ये जो 4 साल के प्रॉफिट है, इनको हम स्टेप नंबर 1 के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हमें जाना कहाँ पर है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम प्रॉफिट का एवरेज या फिर वेटेड एवरेज करते हैं, और स्टेप नंबर 3 में हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट हमको दे रखा है ना, उसमें इसका मीनिंग आप समझें। फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, दिसंबर 2010 मतलब ये कौन सा ईयर है? 10-11, 10-11। तो ईयर 10-11 2010 2011 में क्या हुआ था, इन्होंने एक प्लांट को परचेस किया।
अब जैसा हम सबको मालूम है कि प्लांट जो होता है असेट है, और असेट को कभी भी P&L अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है। असेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो प्रोप्राइटर है, जो सोनू है, इन्होंने क्या किया था, 2010-11 में जो प्लांट परचेज किया था उसको अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं डेबिट कर दिया, क्योंकि इन्होंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। और कोई भी एक्सपेंडिचर यदि हम हमारे P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं तो उससे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, प्रॉफिट के ऊपर क्या असर होता है, प्रॉफिट कम होके आता है। क्योंकि हम जानते हैं डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं, तो डेबिट साइड में जितने इतना हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, कंपनी का, फर्म का प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो 2010 और 11 का जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का हमको दिया हुआ है। ये जो प्रॉफिट है ये 30,000 से कम होकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम 10-11 के प्रॉफिट को सही करेंगे। अब सही कैसे करेंगे, आज क्या करना है, हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो जो मिस्टेक हो चुकी है उसको हम सही करेंगे। तो 30,000 रुपए हम 10-11 के प्रॉफिट में ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इसको पहले हमने क्या किया था, एक्सपेंडिचर मान लिया था। देखिए इसका नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द ईयर 10-11 कॉस्ट ऑफ प्लांट ₹30,000 कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट कंसिडर्ड एज नॉर्मल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हमने नॉर्मल एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया, लेकिन था क्या वो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। इससे क्या इफेक्ट हुआ, 2010-11 का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको सही करेंगे। तो सही कैसे किया, उसको ऐड कर दिया। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर 30,000 के अमाउंट को हमें 10-11 के प्रॉफिट में ऐड करना है। ये हमने पहला एडजस्टमेंट कर दिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट आप देखिए। प्लांट 2010-11 में परचेस किया, चूंकि ये एक असेट है और उसको असेट नहीं माना गया था। जब उसको असेट यहां पर हमने नहीं माना है तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा, नहीं। समझना इसको, जब हमने इसको परचेज किया था उसको हमने असेट नहीं माना, असेट हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब इसके ऊपर 10-11 में डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, 11-12 का डेप्रिसिएशन भी लगा, मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। और आज जब हम यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम वापस से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को सही कर रहे हैं। जब हमने इसको असेट मान लिया, जैसे हमने यहाँ पर 30,000 को ऐड किया 1 लाख में, इसका मतलब है कि हमने इसको असेट मान लिया। अब जब इसको असेट मान लिया है तो फिर हमको बैक में जाना होगा, वापस से रिवर्स में, और वहीं से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले 2010-11 में पहले हमने इसको असेट नहीं माना, आज हमने इस गलती को रेक्टिफाई किया, हम इसको असेट मान रहे हैं। तो जैसे हमने इसको असेट माना, अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको समझना है। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर 10-11, 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पर 10%, WDV मेथड है, WDV। फर्स्ट ईयर में, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पर जिस ईयर में हम असेट को परचेस करते हैं उसमें आपको नंबर ऑफ मंथ देखने होते हैं कि वो असेट उस ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितने महीने काम आई। दिसंबर में हमने असेट को परचेस किया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ, 4 महीने असेट हमारी काम आ रही है। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12 ₹1,000, 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हमको लगाना होगा ईयर 10-11 के प्रॉफिट में। पहले नहीं लगाया था, आज उसको लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर होता है, उससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए देखिए आप 10-11 के प्रॉफिट को हमने यहाँ पे क्या किया, 1,000 से कम कर दिया। अब फर्स्ट ईयर में जो हमने असेट उसको अभी मान लिया, उसका इफेक्ट अब नेक्स्ट ईयर में भी जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में उसकी WDV कितनी है, असेट के ऊपर जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो WDV मेथड से लगता है, मतलब क्रमागत मूल्यह्रास विधि, रिटर्न डाउन वैल्यू उसको हम बोलते हैं।
अब हमें सेकेंड ईयर का मतलब 2011-12 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 11-12 के पहले दिन मतलब 1 अप्रैल 2011 को हमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना होगा। और डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो 30,000 की कॉस्ट थी, उसमें से 1,000 का हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। तो सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगने वाला है 29,000 का 10%। अब इसमें 4/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सेकेंड ईयर है। ये जो हम नंबर ऑफ मंथ काउंट करते हैं वो फर्स्ट ईयर में करते हैं, ये सेकेंड ईयर है। आगे के वर्षों में पूरे 12-12 महीने का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो 29,000 का 10% ₹2900। देखिए सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमने 2,900 कम कर रखा है। अभी आपको केवल डेप्रिसिएशन का यहाँ पर एडजस्टमेंट समझना है, ठीक है। तो 1,000 हमने फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस किए, 2,900 हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से माइनस किए। अब आता है थर्ड ईयर 12-13। तो फिर से हमको क्या निकालना होगा? WDV। तो 29,000 माइनस 2,900, 26,100, 26,100। इसका हमको निकालना है 10%, 2,610 थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। इसी प्रकार ईयर 13-14, 2013-2014 का डेप्रिसिएशन हमको निकालना होगा। फिर से हमको WDV निकालनी होगी। 26,100 माइनस 2,610, 23,490, 23,490 इसका निकालना पड़ेगा आपको 10%। कितना आया? 2,350। तो ये जो वर्किंग नोट यहाँ पर बना हुआ है, इस वर्किंग नोट से आप देखें कि आपने 4 साल के प्रॉफिट को कम कर दिया डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। ठीक है, आपने 4 साल के प्रॉफिट को कम किया 1 बाय 1। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ डेप्रिसिएशन को लेकर। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर जो एडजस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट हुआ अभी, पॉइंट नंबर ए का, ए और बी का। हमने पहले जो कॉस्ट मानी थी उसको सही किया, 30,000 से प्रॉफिट को बढ़ाया। उसके बाद उसका जो दूसरा इफेक्ट आता है डेप्रिसिएशन का, अब हमने 4 साल तक डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दिया। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ईयर 11-12 में इन्होंने अपना क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से ओवर वैल्यूड किया हुआ है। अब ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है तो बता दूं मैं आपको। ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा अमाउंट है जो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है? डेबिट साइड में। अब आप सोचिए, क्रेडिट साइड के अंदर अगर कोई सा भी अमाउंट हम बढ़ा देते हैं तो उससे प्रॉफिट पर क्या असर होता है? क्रेडिट साइड के अंदर इनकम आती है, इनकम नेचर के जो आइटम है वो आते हैं। तो क्रेडिट साइड में, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के P&L क्रेडिट साइड में यदि हम कोई अमाउंट बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। और डेबिट साइड में अगर हम कोई अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कम होता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 11-12 के क्लोजिंग स्टॉक को 12,000 से बढ़ा रखा है। तो इसका इफेक्ट ये हुआ होगा कि 2011-12 का जो प्रॉफिट है वो 12,000 से बढ़ के आ रहा होगा। ठीक है, 2011 और 12 में क्या इफेक्ट हुआ होगा? वो बढ़ के आ रहा होगा, इंक्रीज होके आ रहा होगा। तो आज हमें क्या करना है? उसको सही करना है। अब सही कैसे करेंगे उसको? यहाँ पर ही सही कैसे करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होकर आ रहा है, इंक्रीज होकर बढ़ के आ रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने यहाँ पर ओवर वैल्यूड किया हुआ है। कौन से ईयर में? 11-12 में, 11-12 में, 11-12 में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2011-12 में वो जो गलती हुई थी उसको रेक्टिफाई करेंगे गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पर। कैसे करेंगे? प्रॉफिट को कम कर देंगे। ये जो 1,04,000 रुपए का प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है 2011-12 का, इसमें 12,000 का प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, तो उसको आज हम कम कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 12,000 रुपए का प्रॉफिट कम करके दिखा रखा है। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये जो 12,000 से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होकर आ रहा था
उसको हमने यहाँ पर सही कर दिया। अब हम सभी को मालूम है यहाँ पर कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अगले साल क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक। मतलब 11-12 के अंदर अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर क्या बनने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। तो जिस तरह से अभी हम बोल रहे थे यहाँ पर कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के आता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसी प्रकार अगर ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ के आता है तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक को लेकर के यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने दे नहीं रखी, लेकिन ये हमको मानना है, समझना है कि अगर कोई अमाउंट किसी ईयर में क्लोजिंग स्टॉक है तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या बनने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। तो 11-12 में क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होकर आ रहा था, मतलब 12-13 में ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होकर आ रहा है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक। 12-13 में, 12-13 में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। अब ओपनिंग स्टॉक का अकाउंटिंग देखो आप, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड का आइटम है। डेबिट साइड में अगर हम किसी अमाउंट को ज्यादा रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका मतलब 12-13 का जो प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,20,000 रुपया, ये प्रॉफिट 12-13 में 12,000 से कम होके आ रहा है। तो आज जब हम यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो उसको यहाँ पर सही करेंगे, उसको नॉर्मल प्रॉफिट में लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे हम, 12-13 के प्रॉफिट में 12,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इन पॉइंट का एडजस्टमेंट किया। जो एरर थी प्रॉफिट के अंदर, उस एरर को हमने यहाँ पर रेक्टिफाई किया, सही किया। ये हमारे स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका या तो हम इसका एवरेज करेंगे, सिंपल एवरेज, या फिर हम इसका वेटेड एवरेज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इसका हम देखते हैं, अगर प्रॉफिट यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो हम वेटेड एवरेज को अप्लाई करते हैं, नहीं तो हम सिंपल एवरेज को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट में कोई ट्रेंड हमको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट 29 से फिर 89 हो गए, फिर 129, तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब हमको सिंपल एवरेज करना है। तो हमने क्या किया, 4 साल के प्रॉफिट का टोटल किया, 495 140 डिवाइड बाई 4, 123,785, ये हमने प्रॉफिट का एवरेज कर लिया। अब एवरेज करने के बाद अब हमें देखना है इसमें यहाँ पर क्या कोई ऐसा एडजस्टमेंट बचा हुआ है फ्यूचर को लेकर के। फ्यूचर को लेकर क्या कोई एक्सपेंडिचर आपको इसमें दे रखा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अभी जो मिस्टर सोनू हैं, वो जिस बिल्डिंग में ये बिजनेस चलाते हैं उसका एक्सपेंडिचर है 700 रुपया पर मंथ, 700 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब जो बिल्डिंग के ओनर हैं वो इस बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं। इसका मतलब फ्यूचर में ये रेंट वाला एक्सपेंडिचर इस बिजनेस का बच जाएगा। सेविंग इन एक्सपेंसेस, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो अभी तक हो रहा था, लेकिन जैसे बिजनेस को उन्होंने दूसरे किसी पर्सन ने परचेस किया, अब वो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में नहीं होगा। अब कितना नहीं होगा, तो रेंट ₹700 पर मंथ, टोटल 8400 नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, 700 इंटू 12, 8400। क्या करेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर अभी तक हो रहा था लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो हमने इसको ऐड किया, 123,785 में हमारा प्रॉफिट आता है 1,32,185 रुपया। अब इसमें एक और पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि रेमुनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, अगर इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती तो उसको हमको एडजस्ट करना होगा स्टेप नंबर 3 में। अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट नंबर डी में ऐसा बोला हुआ है, to cover the management cost, an annual charge of rupees 24,000 should be made for the valuation of goodwill। मतलब ये इसका यहाँ पर कि जब गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, बिजनेस को परचेस किया गया, तब मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पर 24,000 रुपए का खर्चा होगा। मतलब ये एक्सपेंडिचर अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक्सपेंडिचर अब यहाँ पर होगा। तो एक्सपेंसेस विच विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर ₹24,000
तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो आता है 108,185। अब हमें यहाँ पर गुडविल की मेथड अप्लाई करनी है। जैसा इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, अब हम उसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारी गुडविल आती है 3,24,555, 324,555 वैल्यू ऑफ गुडविल।